एक समय की बात है। रतनपुर नामक एक छोटी सी रियासत थी। वहाँ के लोग आपस में बड़े प्रेम और शांति से रहते थे। इस रियासत का जमींदार था रतन सिंह। रतन सिंह खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था। उसके पास पुरखों की विशाल हवेली, बेशुमार धन दौलत और विशाल खेत खलिहान थे। रतन सिंह की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी आशा बड़ी ही सुशील, मेहनती और सरल स्वभाव वाली थी। उसकी एक बेटी थी नंदिनी। दूसरी पत्नी थी शोभा, चालाक, कुटिल और लालची थी। उसकी भी एक बेटी थी शिवानी। शोभा की सुंदरता, उसके चालाकी और तेज दिमाग के कारण रतन सिंह अक्सर ही शोभा की बातों में आ जाता था। शोभा का प्रभाव धीरे धीरे इतना अधिक बढ़ने लगा कि उसकी बातों में आकर रतन सिंह ने अपनी पहली पत्नी आशा और उसकी बेटी नंदिनी को घर से बाहर निकाल दिया। अब माँ बेटी एक पुराने टूटे फूटे झोपड़े में रहती हैं, जहाँ बरसात में छत टपकती है और ठंडी रातों में चूल्हा भी मुश्किल से जलता है। लेकिन इसके बावजूद आशा के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अपना घर चलाने के लिए आशा रोज जंगल जाकर लकड़ियां जमा करने लगी। नंदिनी छोटी थी और वो भी अपनी माँ के साथ जंगल जाया करती थी। आशा जंगल में सूखी लकड़ियों को काटकर घर लेकर आती थी। घर में लाकर वो लकड़ियों के छोटे छोटे गट्ठर तैयार करती और सिर पर रखकर गांव में घर घर बेचने निकल जाती थी। आशा, तुम्हें लकड़ियां बेचता देख मुझे बहुत दुख होता है। काश तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो तुम्हें और नंदिनी को इस तरह भटकना नहीं पड़ता। कोई बात नहीं लता, शायद यही ईश्वर की मर्जी है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे आशा, तुम्हारे पैसे तो लेती जाओ। इसी तरह आशा रोज मेहनत करती थी और उसकी बेटी नंदिनी भी हर काम में उसकी सहायता करती थी। माँ, लो थोड़ी चाय पी लो। शाम हो गई है, तुम सुबह से बस काम ही कर रही हो। अरे काम नहीं करूँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। अच्छा आजा, चाय बनाई है तूने, साथ में मिलकर पीते हैं। माँ, तुम सारा दिन कितना काम करती हो। देखना, मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो तुम्हें एक भी काम करने नहीं दूंगी। देखते ही देखते समय बीतने लगा और पूरे 15 साल गुजर गए। नंदिनी भी अब बड़ी हो चुकी है। वो अपनी माँ की तरह ही मेहनती और शांत स्वभाव की है। कुछ दिनों से आशा की तबीयत ठीक नहीं है। इसी कारण आज नंदिनी उसके लिए दूध लेकर आई है। लो माँ, दूध पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये क्या माँ, तुम आज भी जंगल जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अब तुम्हारी पहले जैसी उम्र नहीं रही माँ। तुम जंगल मत जाया करो, अब से मैं तुम्हारी जगह जंगल जाऊंगी। अरे मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है, भली चंगी तो हूँ। मुझे जाने दे जंगल, घर में मेरा मन नहीं लगता। नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तुम जंगल नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। अच्छा बाबा ठीक है, एक काम करते हैं, तू आज मुझे जंगल जाने दे, मैं कल से पक्का नहीं जाऊंगी। ठीक है माँ, तो आज तुम जंगल चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा खाना बना कर रखूंगी। इसके बाद आशा जंगल की ओर निकल पड़ती है और नंदिनी उसके लिए खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी की बहन शिवानी भी अब बड़ी हो चुकी है। महलों में पली बढ़ी शिवानी स्वभाव में बिल्कुल अपनी माँ की तरह गुस्सैल और जिद्दी है, बल्कि वो तो उससे भी 2 कदम आगे है। ओ माँ, मुझे इस वक्त क्यों बुला लिया?
मेरे आराम करने का समय था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे इस वक्त मत परेशान किया करो। अरे बेटा, मैं भला तुम्हें क्यों परेशान करूंगी? दरअसल तुम्हारे पिताजी को तुमसे कोई बात करनी है। बोलिए पिताजी, क्या बात है? बेटा शिवानी, तुम्हारे लिए एक बड़े ही अच्छे घर का रिश्ता आया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब घर के कुछ काम काज भी सीख लो। आखिर ससुराल में तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। ओफो पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जमींदार की बेटी होकर मैं भला घर का काम सीखूं? ये मुझसे नहीं होगा पिताजी। और हाँ, जिसे भी मुझसे शादी करनी होगी उसे यहीं आकर रहना होगा। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं चलती हूँ। वहीं दूसरी तरफ आशा रोज की तरह आज भी आखिरी बचा हुआ गट्ठर लेकर जयंती काका के घर की ओर जाती है। आशा रोज जयंती काका और काकी के यहाँ लकड़ियाँ पहुँचाया करती थी। अरे आओ आओ आशा बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे पता था रोज की तरह तुम आज भी ज़रूर आओगी। अब ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे काकी, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जयंती काका कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे बेटा, वो अंदर ही हैं। चलो, चाय पर तुम्हारी राह देख रहे हैं। बेटा आशा, नंदिनी ने मुझे बताया था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो ठीक ही कहती है बेटा, उसकी बात मान लो। अब लकड़ियाँ लेने तुम जंगल मत जाया करो। हाँ काकी, मैंने भी नंदिनी से वादा किया है, आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी लकड़ियाँ लेने। और अब आपके घर भी मैं नहीं, नंदिनी आएगी। ये क्या आशा बेटा, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे मना करने पर भी तुम इतने सालों से हमें फ्री में लकड़ियाँ देती आई हो, और अब नंदिनी बिटिया को भी नहीं नहीं, उसे मत भेजना बेटा। काका काकी, आप दोनों तो मेरे लिए माता पिता के समान हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम इस झोपड़ी में आए थे तब नंदिनी कितनी छोटी थी। आपने फ्री में कितने साल उसे दूध दिया है, मैं कुछ भी नहीं भूली काका। और आपके पास आती हूँ तो मुझे अपनापन मिलता है। मुझसे ये अधिकार मत छीनिए काका। आशा की बातों को सुनकर जयंती काका भावुक हो गए और वे कुछ नहीं बोल सके। अच्छा चलो, अब बहुत हो गई बातें, चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। कुछ देर काका काकी से बात करने के बाद आशा घर लौट आती है। आज चांदनी रात है। आशा और नंदिनी दोनों ने ही भोजन करने के बाद घर के बाहर बैठने का फैसला किया। दोनों ने बाहर आग जलाई और चांदनी की रोशनी में बैठकर बातें करने लगे। माँ, कितना अच्छा मौसम है और तुम एकदम चुपचाप बैठी हो, क्या बात है माँ? बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हें कल से जंगल अकेले भेजना ठीक रहेगा या नहीं। अरे माँ, तुम इतनी चिंता मत करो, मैं कोई पहली बार थोड़ी ना जा रही हूँ। तुम्हारे साथ कितनी बार तो गई हूँ जंगल, कुछ नहीं होगा मुझे। बेटा, उस जंगल के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ गांव वाले नहीं जाते, इसलिए मुझे डर लगता है। तुम अगर जंगल जाओगी तो सिर्फ लकड़ियाँ लाना, इधर उधर मत जाना, किसी और चीज़ को हाथ मत लगाना। देखो माँ, अब तुम मुझे डराओ मत। हाँ, मैं जंगल जाऊंगी और मुझे कुछ नहीं होगा। अब ये बात यहीं ख़त्म करो, चलो कुछ प्यारी बातें करते हैं। अगले दिन नंदिनी जंगल जाकर लकड़ियां काटकर जमा कर लेती है और थक जाने के कारण वहीं पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगती है। वाह, कितनी अच्छी सुगंध है। लगता है पास ही कोई फूल का पौधा है। जाकर देखती हूँ कौन सा पौधा है। नंदिनी उस सुगंध की दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगती है।
थोड़ी दूर चलने पर उसे जमीन पर एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है जिस पर एक सुंदर सा फूल खिला हुआ था। नंदिनी उस पौधे के पास बैठ जाती है। वाह, कितना प्यारा फूल है। लगता है वो खुशबू यहीं से आ रही थी। बहुत सुंदर फूल है ये। नंदिनी उस फूल को देख रही होती है कि तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है। उस फूल से कहीं ज्यादा सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस भयानक आवाज को सुनते ही नंदिनी घबरा जाती है। वो तुरंत वहां से भाग जाती है और अपनी लकड़ी का गट्ठर उठाकर जल्दी ही घर चली जाती है। घर पहुंचकर नंदिनी जंगल की उस घटना को याद कर रही थी। कितनी भयानक आवाज़ थी। पता नहीं वो किसकी आवाज़ थी। क्या मुझे माँ को ये बात बतानी चाहिए? नहीं, मैं माँ को ये नहीं बताऊंगी। क्या पता मेरा वहम हो। हाँ, मैं माँ को नहीं बताऊंगी। मैं कल फिर से जंगल जाऊंगी। अगले दिन नंदिनी फिर से जंगल जाती है और उसे आज फिर वही भयानक आवाज सुनाई देती है। बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोबारा इसी आवाज को सुनकर नंदिनी एकदम घबरा जाती है। इस बार तो वो बिना लकड़ियां लिए ही घर लौट जाती है। नंदिनी के जंगल से जल्दी लौट आने पर आशा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, नंदिनी, क्या बात है? इतनी जल्दी कैसे लौट आई? और तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। क्या बात है बेटा? जल्दी जल्दी अपनी माँ को जंगल की सारी बातें बता देती है। नंदिनी की बातों को सुनकर आशा पहले तो थोड़ा घबरा जाती है, फिर कुछ सोचकर नंदिनी से कहती है, तुम परेशान मत हो। तुम फिर से जंगल जाना और अगर दोबारा वही आवाज़ सुनाई दे तो उससे कहना कि ठीक है, मैं शादी करूँगी, लेकिन तुम्हें घर आकर मेरी माँ से बात करनी होगी। देखते हैं आखिर कौन तुम्हें परेशान कर रहा है। दूसरे दिन नंदिनी फिर से जंगल जाती है और उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, तुम जो कोई भी हो, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन तुम्हें घर आकर मेरी माँ से बात करनी होगी। इतना कहकर नंदिनी तुरंत जंगल से भागकर घर वापस आ जाती है। आधी रात का समय था। नंदिनी और आशा खाना खाकर सो गए थे। तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। आवाज सुनते ही दोनों की आंखें खुल जाती हैं। दोनों घबराकर बैठ जाती हैं। इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? पहले तो कभी कोई रात में नहीं आया। कौन होगा माँ? मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, हमें देखना ही होगा कि कौन आया है। क्या पता जयंती काका आए हों। इतना कहकर आशा और नंदिनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था, जिसे देखते ही दोनों की आंखें फटी रह गई। डरो मत नंदिनी, भूल गई, तुमने ही तो कहा था कि मैं घर आकर तुम्हारी माँ से बात करूं। तो क्या तुमने ही मुझे जंगल में आवाज दी थी? तुम्ही मुझसे शादी करना चाहते थे? हाँ नंदिनी, मैंने ही तुम्हें आवाज दी। लेकिन तुम एक सांप हो और मैं अपनी बेटी की शादी किसी सांप से नहीं करूंगी। नंदिनी ने मुझसे वादा किया, उसने मुझे हाँ कहा। अब मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसे मुझसे शादी करनी ही होगी।
यह विचित्र घटना गांव में आग की तरह फैल गई। गांव का हर व्यक्ति इस बारे में बात करने लगा। देखते ही देखते नंदिनी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। ये तुमने क्या कर दिया मूर्ख लड़की, इतनी भी बुद्धि नहीं, बिना देखे बिना जाने विवाह के लिए हाँ कर दिया, पाल ली ना मुसीबत। इसमें नंदिनी का कोई दोष नहीं, मैंने ही उससे कहा था हाँ कहने को। मुझे लगा कोई मनचला लड़का परेशान कर रहा होगा तो वो डर के मारे घर नहीं आएगा। मुझे तो पहले ही पता था ये चालाक औरत अपनी ही बेटी को ले डूबेगी। इसे लगा होगा कोई राजकुमार आएगा। हाँ, करो अब सांप से शादी। जो भी हो बेटा नंदिनी, तुम्हारी शादी सांप से नहीं होनी चाहिए। नंदिनी बेटा, तुम्हारी काकी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें इस सांप से शादी करने की कोई जरूरत नहीं, ये खतरनाक है बेटा। तभी शोभा के मन में एक विचार आया कि क्यों ना नंदिनी को रास्ते से हटा दिया जाए, और उसने एक कुटिल चाल चली। जयंती काका, आप इस मामले से बाहर रहें, यही आपके लिए अच्छा होगा। हम जमींदार बरसों से अपनी जबान के पक्के रहे हैं। नंदिनी ने अगर सांप को शादी के लिए हाँ कह दिया है तो मेरे ख्याल से उसे सांप से शादी करनी ही होगी, वरना हमारी इज्जत चली जाएगी। बिरादरी में हमारा नाम खराब होगा कि हम अपनी जबान पे नहीं टिकते। शोभा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब नंदिनी की शादी इसी सांप से होगी। अगर इसने हाँ कहा है तो इसे विवाह करना ही पड़ेगा। बाकी इसके भाग्य में जो लिखा हो अब वही होगा। दूसरे ही दिन पूरे गांव वालों के सामने नंदिनी और उस सांप की शादी करा दी गई। पूरे रतनपुर रियासत में न कभी किसी ने ऐसी शादी देखी थी न सुनी थी। हर कोई हैरान था। बिरजू, कहीं देखी है अपनी बिटिया की शादी किसी सांप से करवाते? बड़े लोग हैं भाई, कहने से भी डरते हैं हम तो। हाँ छगन भैया, जमींदारों की बात ही और है। जो मर्जी करें, मर जाएगी लड़की, मुझे पक्का पता है। नंदिनी और सांप की शादी अब हो चुकी थी। अब उनकी सुहागरात का समय था। आशा मन ही मन घबराई हुई थी। बेटा नंदिनी, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे कैसे कुएं में ढकेल दिया, पता नहीं तेरा क्या होगा। बेटा नंदिनी, मुझे माफ़ कर दे बेटा। माँ, तुम अपने आप को मत कोसो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भगवान ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, और अब मैंने भी सांप को अपना पति मान लिया है। इतना कहकर नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है, जहां पहले से ही बिस्तर पर सांप उसका इंतजार कर रहा था। नंदिनी, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ एक सांप नहीं हूं नंदिनी। इधर आशा डर के कारण सारी रात जागती रही और घर के बाहर बैठे बैठे मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही। अगले दिन आशा डरते डरते अपनी बेटी के कमरे की तरफ गई। उसे मन ही मन डर लग रहा था कि उसकी बेटी जिंदा होगी या मर गई होगी। आशा जैसे ही नंदिनी के कमरे के पास पहुंची, उसके कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। आशा कमरे के अंदर घुस गई और वहां उसने जो देखा वो बिल्कुल दंग रह गई। उसके सामने नंदिनी बिल्कुल जिंदा और स्वस्थ खड़ी थी। और तभी आशा ने देखा कि कमरे में सांप की जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। बेटा नंदिनी, तुम ठीक हो बेटा? और ये आदमी कौन है और वो सांप कहाँ गया? माँ, तुम डरो मत, ये वही है जिससे मेरी शादी हुई है। वो कोई सांप नहीं था। माँ, अब तुम्हें यही सारी बात बताएंगे।
माँ जी, डरिए मत, मैं आपका दामाद हूँ। मैं संबलपुर रियासत का राजकुमार हूँ। कुछ महीने पहले मेरा राज तिलक होने वाला था। ठीक उससे पहले ही मैंने गलती से एक साधु का अपमान कर दिया। क्रोध में आकर साधु ने मुझे श्राप दे दिया और मैं सांप बन गया। मेरे क्षमा मांगने पर साधु ने मुझसे कहा कि अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से मुझसे विवाह करेगी तो ही मैं अपने राजकुमार रूप में वापस आ पाऊंगा। और नंदिनी ने मुझसे विवाह कर लिया। इस तरह मैं श्राप मुक्त हो गया। माँ जी, अब मैं अपनी रियासत लौट जाऊंगा और जल्द ही मैं वहाँ का राजा बनूंगा और नंदिनी अब वहाँ की रानी बनेगी। माँ जी, मेरे माता पिता अब नहीं हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप भी मेरे साथ संबलपुर रियासत चलिए। आशा और नंदिनी दोनों ही मन प्रसन्न हो गए और राजकुमार से बिना कोई सवाल किए ही उसके साथ संबलपुर रियासत चले गए और खुशी से वहां रहने लगे। इधर नंदिनी के रानी बनने की खबर सुनते ही शोभा ने जैसे अपना आपा खो दिया। उसकी सारी चाल उल्टी पड़ चुकी थी। गुस्से में पागल होकर शोभा ने एक अजीब फैसला लिया। उसने जंगल से एक सांप पकड़वाया और उसका विवाह अपनी बेटी शिवानी से कर दिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन सांप के काटने से शिवानी की मौत हो गई। लालच का बुरा फल मिला उसे।